बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रीनल पैथोलॉजी का नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं है। सिंड्रोम कहते ही कम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ को हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली 4-5 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले हैवी प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन नहीं आता, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हैवी प्रोटीन यूरिया हो रहा है और 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा अगर प्रोटीन आएगा तो उसको कहते हैं हैवी प्रोटीन यूरिया। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हैवी प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन लीक कर रहा है यूरिन में, जिसकी वजह से ब्लड में प्रोटीन कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोप्रोटीनीमिया, या एल्ब्यूमिन लीक करता है तो उसको है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया भी कह देते हैं। तीसरी चीज़ होती है जनरलाइज्ड एडीमा। पूरी बॉडी में एडीमा डेवलप हो जाता है। और फिर हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड में लिपिड के लेवल बढ़ जाते हैं, लिपिड्स के विद लिपिड यूरिया। और यूरिन में लिपिड आता है, ब्लड में लेवल बढ़ने की वजह से यूरिन में भी लिपिड एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। हैवी प्रोटीन यूरिया ग्रेटर दैन 3.5 ग्राम पर डे, और हाइपोप्रोटीनीमिया, जनरलाइज्ड एडीमा, हाइपरलिपिडीमिया विद लिपिड यूरिया। तो अब देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होती है, कि ये चीज़ें सारी कैसे डेवलप कर रही हैं। कोई भी इंजरी हुई है ग्लोमेरुलस को, जो स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करती हैं, तो कोई भी उनमें डैमेज हुआ है ग्लोमेरुलस को, तो उस डैमेज की वजह से जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, जो पोडोसाइट्स जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं, जैसे मैं ये बना के दिखाता हूँ, ये कैपिलरी आ गई, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। इसके बाद ये जो पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स ने जो स्लिट्स बनानी होती हैं जिनके थ्रू यूरिन एक्सक्रीट होके आता है, ये स्लिट्स जो है ना ये खुल जाती हैं। ये स्लिट्स जब खुलेंगी तो प्रोटीन यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, तो हैवी प्रोटीन यूरिया हो जाता है। अब ये प्रोटीन कौन सा होता है, जो ब्लड में होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसमें एल्ब्यूमिन आ जाता है या ग्लोबुलिन्स आ जाते हैं। तो ये अब ब्लड में एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो जो ब्लड में प्रोटीन लेवल होगा वो कम हो जाएगा, ब्लड में हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा। अब इस हाइपोप्रोटीनीमिया का क्या इफ़ेक्ट होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा कैपिलरी एंड ऑफ सर्कुलेशन पे। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या मुराद है कि फॉर इंस्टेंस ये एक टिश्यू है। अब टिश्यू को जो आगे बॉडी में आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज आगे जाके आर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरीज बनती हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें कि ये जो है ये कैपिलरी एंड है सर्कुलेशन का, जो एक टिश्यू को सप्लाई कर रहा है, और ये वीनस एंड है। अब ब्लड टिश्यू में जाता है और उसको टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके वीनस एंड से वो बाहर आ जाता है। अब जो कैपिल आर्टीरियल एंड से अंदर जा रहा है टिश्यू के ब्लड, वो जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना वो ब्लड को अंदर टिश्यू में धकेलता है, और टिश्यू से जो वापस ब्लड आता है, वीनस ब्लड, वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, जो ये प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये उस ब्लड को खींचते हैं टिश्यू से दोबारा। तो ये इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रोटीन्स ही कम हो गए हैं ब्लड में, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा कैपिलरी एंड ऑफ सर्कुलेशन पे। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो जो फ्लूइड या जो ब्लड टिश्यूज़ में गया हुआ है, जो फ्लूइड, वो फ्लूइड वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो है ही कम। वो वापस नहीं आ पाएगा तो टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। जिसको अब अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाए तो उसको एडीमा कह देते हैं। यानी कि जो मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज़ हैं वो स्वेल कर जाएंगे, और एक पूरी बॉडी स्वेल कर जाएगी। जनरलाइज्ड एडीमा का ये मतलब है। और अगर सवियर जनरलाइज्ड एडीमा हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है एनासार्का की। एनासार्का होता है सवियर जनरलाइज्ड एडीमा। तो सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में एडीमा डेवलप करता है पेरी ऑर्बिटल रीजन में। पेरी ऑर्बिटल रीजन कौन सा होता है, आंखों के इर्द गिर्द। तो पेशेंट प्रेजेंट भी ऐसे ही करता है पेरी ऑर्बिटल एडीमा के साथ। तो ये पेरी ऑर्बिटल रीजन में क्यों डेवलप करता है, क्योंकि
जो आँख पेरी ऑर्बिटल स्किन है वो बहुत लूज़ली कनेक्ट होती है और उसमें टिश्यू जो है ना बहुत थोड़ा होता है। तो लूज़ली कनेक्ट है नीचे टिश्यू से, टिश्यू भी थोड़ा है, तो उधर फ्लूइड आएगा तो सबसे पहले वो स्वेल करेगी। तो पेरी ऑर्बिटल रीजन में एडीमा डेवलप हो जाता है, ये बात याद रखें। इसके बाद अ, जो हाइपोप्रोटीनीमिया है ब्लड में, अब ब्लड में प्रोटीन के लेवल्स कम है। लिवर जो है आपका वो कोशिश करता है कि वो ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जिस लिवर बना रहा होता है, लिवर कोशिश करता है कि वो इस हाइपोप्रोटीनीमिया को कंपेंसेट करे और वो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। तो जब वो लिवर ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स बना रहा है, तो इस एफर्ट में वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से हैं और एलडीएल कौन से हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स तो वो बढ़ा ही रहा है, पर उसके साथ एलडीएल भी बढ़ाना शुरू कर देता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी वो ज़्यादा बनाना शुरू हो जाता है। अब जब लाइपोप्रोटीन्स बढ़ेंगे तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, एलडीएल बढ़ जाएगा, आईडीएल बढ़ जाएगा, वीएलडीएल बढ़ जाएगा और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। सारे लिपिड्स जो बॉडी के लिए खतरनाक है उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर, क्योंकि लिवर इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ साथ एलडीएल भी इंक्रीज बनाना शुरू हो गया है, तो जिससे हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। अब हाइपरलिपिडीमिया लीड करेगा कि अब ब्लड में लिपिड ज़्यादा है, तो लिपिड्स भी इस बैरियर के थ्रू फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे और यूरिन में अपीयर होंगे। तो लिपिड यूरिया इसे कह देते हैं, लिपिड्स इन यूरिन। तो एक और चीज़ होती है कि जब लिपिड इधर से क्रॉस कर रहा होता है बोमेंस कैप्सूल से, तो ये जो पीसीटी के सेल्स हैं, ये जो मैंने पिंक पिंक बनाए हैं, ये पीसीटी के सेल्स लिपिड्स को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं। ये टेक अप करते हैं लिपिड्स को और लिपिड इनमें डिपॉजिट हो जाता है इन पीसीटी के सेल्स में। तो जब लिपिड इनमें डिपॉजिट हो जाएगा तो ये शट डाउन हो जाते हैं, इनका फंक्शन, ये इनकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये भी शेड हो जाते हैं यूरिन के अंदर, पीसीटी के सेल्स। तो वो पीसीटी के सेल्स जो लिपिड अब्जॉर्ब होने की वजह से यूरिन में शेड हो जाते हैं, उनको कहते हैं फैट ओवल बॉडीज। तो ये हमें यूरिन में नजर आती हैं फैट ओवल बॉडीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में। तो ये एक्चुअली पीसीटी के सेल्स होते हैं जिन्होंने लिपिड को अब्जॉर्ब कर लिया होता है। अब आगे देखते हैं कि एडीमा हमारे पास जो डेवलप हुआ है, उस एडीमा से और कौन कौन से मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है हमारे पास मज़ीद एडीमा डेवलप हो सकता है। पहला मैकेनिज़्म तो है, देखें सबसे पहले एडीमा डेवलप हुआ जनरलाइज्ड एडीमा। अब एडीमा का मतलब है कि ब्लड से फ्लूइड चला गया इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, तो ब्लड में फ्लूइड कम हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो जो किडनी को जा रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका उसकी वजह से रीनल परफ्यूजन, यानी रीनल परफ्यूजन कम हो गया है, रीनल किडनी तक ब्लड कम पहुंच रहा है। तो किडनी तक ब्लड कम पहुंचेगा तो किडनी उसके नतीजे में रेनिन एक एंजाइम होता है वो सिक्रीट करती है। रेनिन आगे एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और फिर एंजियोटेंसिन 1 एस के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 जब बनेगा तो इसके दो काम होते हैं, एक तो ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कराएगा। दूसरे नंबर पे ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरॉन आगे सोडियम और वाटर रिटेंशन करवाता है। अब वेसल्स मज़ीद कंस्ट्रिक्ट करेंगी जिसकी वजह से मज़ीद इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से मोर एडीमा हो जाएगा। और एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम और वाटर रिटेंशन करवा दी, लेकिन जो ब्लड में प्रोटीन्स तो हैं ही नहीं, तो ब्लड ये सोडियम और वाटर उसमें टिकेंगे ही नहीं वेसल्स के अंदर, क्योंकि उसमें फ्लूइड को वेसल में रोक रोक के रखते हैं ऑस्मोटिक प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स पहले ही कम है, तो ये जो रीअब्जॉर्ब करवाएगा एल्डोस्टेरॉन, जो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएगा, ये भी सारा फ्लूइड, वाटर और सोडियम, ये भी सारे इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे, जिसकी वजह से मोर एडीमा और ज़्यादा एडीमा हो जाएगा। फिर एक प्रोसेस होता है कि एडीमा हो गया, एडीमा की वजह से ब्लड फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, पीछे फ्लूइड कम बच गया वेसल में, तो वेसल में हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी ब्लड की। ब्लड की हीमो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि फ्लूइड कम होगा और सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि फ्लूइड्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, तो पीछे जो है सिर्फ जो ब्लड रह जाएगा उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो जो ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड है, यानी कि सल्यूट की अमाउंट ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगी।
हाइपोथैलेमस में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑस्मोलैलिटी को सेंस करते हैं और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी पे एक्ट करके वाटर रिटेंशन इंक्रीज करवाता है, पर जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स तो हैं ही नहीं आपकी वेसल्स में जिन्होंने फ्लूइड को, वाटर को रिटेन करना है वेसल्स के अंदर। तो ये सारा जो पानी है ये भी जाके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक्यूमुलेट करता है और ज़्यादा एडीमा करवा देता है। तो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में, जिनकी वजह से मोर एंड मोर एडीमा इज़ डेवलपिंग। क्रॉनिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है, सिर्फ वो नहीं लीक होते। अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो एक प्रोटीन होता है ट्रांसफरिन, जिसका काम होता है कि वो आयरन की ट्रांसपोर्ट करवाता है बॉडी के अंदर, वो भी लीक होना शुरू हो जाता है यूरिन में, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को। या एंटी थ्रोम्बिन 3 एक प्रोटीन होता है, ये थ्रोम्बिन जो कोगुलेशन करवाते हैं, ये उसको तोड़ता है थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन के अगेंस्ट एक्ट करता है, एंटी थ्रोम्बिन है। तो ये भी जब लीक हो जाएगा यूरिन में, तो उसकी वजह से पीछे एंटी थ्रोम्बिन 3 नहीं होगा, तो थ्रोम्बिन ज़्यादा काम करेगा, तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। मुख्तलिफ वेसल्स में थ्रोम्बोसिस, सबसे पहले रीनल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होना शुरू होती है। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं, जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो फाइट करता है इन्फेक्शन के खिलाफ, कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, एंटीजन, फॉरेन एंटीजन के खिलाफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फाइट करता है। तो जो उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता लीक करना शुरू हो जाते हैं। ये भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, तो ये भी जब लीक करेंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसको नोमोकोकल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, नमोनिया यानी कि। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं, इन सारों को कलेक्टिवली नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम दिया गया है। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन में ये 5 बातें याद रखनी है कि हैवी प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया, जनरलाइज्ड एडीमा, हाइपरलिपिडीमिया विद लिपिड यूरिया होगा। अब अगली वीडियो से डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी डिजीज़ हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती हैं, ग्लोमेरुलर डिजीज़।